नमस्कार प्यारे साथियों, टोकोस्टेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में है आयुषी सानी, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 से इनकम टैक्स सिलेक्टेड है और जिनकी ऑल इंडिया रैंक 17 है और गर्ल्स में इनकी रैंक सेकंड है। और आज हम इनकी एसएससी की प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में जानेंगे। और जो भी बच्चे डाउट में रहते हैं सेल्फ स्टडी करें या ना करें, और काफ़ी डिमोटिवेटेड रहते हैं, और गर्ल्स भी जिनको पढ़ाई के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज इनसे जानेंगे इनने कैसे इन सब चीज़ों को टैकल किया। और शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। हेलो पीपल, माय नेम इज़ आयुषी सानी। मैं इंदौर से हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 में मेरी रैंक 17 है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेजरली मैंने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन किया है। और मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज इंदौर से ही हुआ था। मैंने GSITS इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल जॉब किया और फिर मैंने उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, पहले तो आपका मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन, आप रैंक लेके आए। और सबसे पहले आप बताइए कि आपका एसएससी में आना कैसे हुआ। लाइक कुछ और भी आपने सोचा था या सिर्फ डायरेक्ट एसएससी आपका टारगेट था? जी, सो एक्चुअली जब मैं जॉब कर रही थी तब भी मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी या फिर कुछ अच्छे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही तैयारी करूँगी, क्योंकि बहुत मोटिवेटेड थी उसके लिए। पर क्योंकि जॉब के साथ टाइम नहीं था, तो मैंने फिर जॉब छोड़ी और फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 1 साल, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी हेक्टिक होती है और फिर 1 साल काफ़ी ड्रेनिंग था, तो मुझे लगा कि साथ में कोई और दूसरे एग्ज़ाम देने का ट्राई करना चाहिए। तो क्योंकि मुझे एसएससी का जो सिलेबस था मोर और लेस पहले से प्रिपेयर्ड था, तो फिर मैंने एसएससी के लिए अपना थोड़ा सा प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे इस एग्ज़ाम को फेस करूँगी। ओके, और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है SGSITS इंदौर से। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब एसएससी या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें इंजीनियर जो भी बच्चे होते हैं उनका रेशो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका आपका कुछ कहना? मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग प्रोसेस या फिर मैथ्स एंड साइंस इन द स्ट्रीम इटसेल्फ वो आपको इतना प्रिपेयर कर देता है कि आप मतलब चैलेंजिंग चीज़ें लेने के लिए काफ़ी प्रिपेयर कर देता है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ एप्टीट्यूड प्रोवाइड करती है पूरी जो इंजीनियरिंग के 4 साल की जर्नी होती है। 8 सेमेस्टर्स, डाइवर्स टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, हर तरह का एक चैलेंजिंग माहौल होता है जो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स में भी एक कहीं ना कहीं एक बेटर ग्राउंड देता है कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर करो और आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। ओके, और आपका एसएससी सीजीएल 2022 का स्कोर बताएंगे कि रॉ स्कोर क्या था, और नॉर्मलाइज भी शायद कल आया है, तो उसके बारे में। जी, सो मेरा फेज़ 1 में टियर 1 में मेरा नॉमिनल स्कोर 162 था। फेज़ 2 में, टियर 2 में मेरा सेक्शन 1 में जो पेपर 1 हुआ था उसमें मेरा नॉमिनल स्कोर 178 है। और सेक्शन 2 में मेरा सेक्शन 1 में पेपर 2 में मेरा नॉमिनल स्कोर 176 है। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, और कितना लगभग आपको टाइम लगा है इसको प्रिपेयर करने के लिए? सो मुझे मिड दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था 2022। जी। ओके। और मैंने मिड नवंबर से टेस्ट लगाना और खुद का एनालिसिस स्टार्ट किया था। तो मोर और लेस मुझे 1 मंथ एंड 10 डेज़ और लगे थे प्रिपेयर करने में फर्स्ट फेज़ के लिए। ओके। देन एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने 1-1.5 महीना उसमें दिया। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरा सेकेंड फेज़ शेड्यूल था, तो फिर मैंने मिड फरवरी से अगेन मतलब मिड जनवरी से इटसेल्फ मैंने 1.5 महीना फिर दिया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके, और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की? लाइक कोई भी एसएससी करना स्टार्ट कर रहा है तो वो या तो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ ऑप्शन देखता है या फिर ऑफलाइन कोचिंग की तरफ। वो ऐसा मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहता नहीं है कि कुछ सेल्फ स्टडी कर पाए। तो आपने ये कैसे किया? सो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ये पता था कि मेरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऑन द बेटर साइड ही है। और क्योंकि मैं यूपीएससी की कोचिंग कर चुकी थी, तो जीएस भी मेरा एक प्रिटी लेवल पे था। सबसे पहले मैंने टेस्ट दिए थे। टेस्ट से मुझे एक अपना लेवल पता चला था। नो डाउट जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था तो मेरे भी मार्क्स काफ़ी कम थे, और मतलब उस मार्क्स को देख के कोई नहीं कह सकता कि फाइनल मार्क्स में आपके कितने आएंगे। तो उसमें मिस्टेक्स देखी, उसमें वीक सेक्शंस देखे, उसको एनालिसिस करके उस पर वर्क किया, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ।
ओके, मतलब आपको बेसिक की तो कभी जरूरत लगी नहीं पड़ी। और आपने स्टार्ट ही मॉक से किया। हाँ जी। ओके। सिलेबस देखा, सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस किया कि एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, PYQs भी देखे, उसके बाद मॉक लगाए। तो उससे एक ये पता चल गया कि कितना प्रिपेयर्ड हूँ मैं और कितना और करना पड़ेगा। ओके, और सारे सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सेक्शन में आई, लाइक इंग्लिश, मैथ्स या कोई सा और? एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे GS में फेस करी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप कितना भी UPSC का प्रिपेयर कर रहे हैं फिर भी आपको GS सेक्शन में प्रॉब्लम आई। क्योंकि GS थोड़ा सा वास्ट होता है और फैक्ट्स की कोई कमी नहीं होती, तो आप कितना भी पढ़ के जाएं कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जो पेपर में आपके ऊपर से जाएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि आप अगर बेसिक पढ़ के जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने वो कैब की हुई है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप वो भी कवर कर लेंगे। GS में थोड़ा सा डिपेंड करता है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, और कोई बच्चा सेल्फ स्टडी मतलब लाइक जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके लिए आपको क्या सजेशंस रहेगी कि वो कहाँ से स्टार्ट करे या कैसा कुछ करे? उसके लिए सबसे पहले ये रहेगा कि आप सब्जेक्ट्स देखें, सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो देखें, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम लोग को नहीं आता है, बट शायद हम दूसरे क्राउड से ऊपर ही स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए टेस्ट देना बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले टेस्ट दीजिए, आप देखिए कि आपको, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं SSC में भी, मतलब 4 सब्जेक्ट्स अलग अलग प्रिपेयर करना है, उसमें भी सब सेक्शंस हैं। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, वीकनेसेस निकालिए, स्ट्रेंथ निकालिए और फिर आगे डिसीजन। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, हमें NT कोचिंग भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, आप ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे प्लेलिस्ट हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे भी। तो अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को देख के ही डिसीजन लिया जा सकता है। खुद को, मतलब खुद को अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो खुद को एनालिसिस करना है खुद के बारे में, और खुद को इम्प्रूव करना है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करने के लिए लोग हैं, बट उसके लिए अपना वीकनेस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन मॉक बेस्ड रही है ऑलमोस्ट सारी, तो कोई प्लेटफॉर्म मतलब आपने ऑफलाइन ही लगाए मॉक या ऑनलाइन भी लगाए, और कौन कौन से लगाए मॉक? मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई किया था, मैंने टेस्टबुक.com को ही हमेशा से अपना प्लेटफॉर्म रखा था प्रैक्टिस का, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग टेस्ट देते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरफेस रहा, मेरे को इजी लगता था वो देने में। ओके, और क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी मॉक देने की, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी और कैसे आप उसको अटेम्प्ट करते थे? तो स्टार्टिंग में मैंने कम मॉक दिए थे, स्टार्टिंग में मतलब डेली या फिर 2 दिन में एक बार एक मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया। हाँ जी, तो ऐसा था कि उस टाइम पे पढ़ना, इनपुट ज़्यादा लेना था, तो पढ़ा, टेस्ट दिया, फिर समझ में आया कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, एक डायरी बनाई थी, उसके 4 सेक्शंस थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे कभी नहीं बनती थी वो मैंने उसमें नोट की, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मैं जल्दी भूल सकती वो मैंने उसमें नोट की, उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इम्प्रूव होती जा रही थी, तो मॉक का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी मैंने। तो मैं दिन में 2 बार मॉक भी दिए, दिन में 3 बार मॉक भी दिए, क्योंकि सीखने के लिए फिर थोड़ा कम बचा था और रिफ्लेक्ट करने के लिए अब मेरे को आउटपुट देने के लिए ज़्यादा समय मिल गया था। तो फिर मैंने ऐसे प्लान किया था जर्नी को। ओके, ये प्री के बाद या फिर मेंस में भी सेम स्ट्रेटेजी? दोनों में सेम स्ट्रेटेजी। ओके, मेंस के लिए आप कोई और प्लेटफॉर्म पे नहीं गए? नहीं, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ लोगों का गाइडेंस मुझे पर्सनली था, बट एज सच मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था। प्री के लिए जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू किया, उसी का प्रैक्टिस किया और मेंस किया। ओके, और जो आप नोट डाउन करते थे मॉक के एनालिसिस को, उसको क्या पढ़ने की फ्रीक्वेंसी होती थी आपकी, मतलब वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, या सिर्फ एग्जाम के पहले? तो ऐसा होता था कि जो मैंने नोट डाउन किया था वो बहुत कम होता था। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट बुक या जो नॉर्मल नोट्स होते हैं उसमें होता है, बट कुछ चीज़ें जो टेस्ट में नहीं मिली है या जो हम भूल रहे हैं, वो मेरा फ्रीक्वेंसी वंस इन अ वीक हो जाता था, क्योंकि वो बहुत छोटा होता था, वो बहुत जल्दी रिवाइज होते थे। तो इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें, वो कैब जो हम लोग बहुत ऑफिशियली या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स होती थी जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो उन्हें नहीं, बट उसके अलावा मैंने अपनी खुद की एक लिस्ट बनाई थी 70-90 वर्ड्स की, तो वो विद इन 2 आवर्स वो अपडेट हो जाती थी मुझसे। ओके, और आप, चलो बेसिक आपका तो यूपीएससी से क्लियर था, ओके, मैथ्स में भी
कुछ पढ़ते हैं, तो इंग्लिश को आपने कैसे किया? मतलब आप सिर्फ कॉलेज में या स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई इस वजह से, या फिर वोकेब में तो खैर फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपने कैसे किया? सो इंग्लिश मीडियम होने से एडेड एडवांटेज तो था, बट बहुत ज़्यादा उसका भी रोल नहीं रहा। मतलब एक मैं कई लोगों से स्टैंड आउट थी, पर प्रैक्टिस तब भी करनी पड़ी थी। तो क्योंकि वो क्या हम यूजुअली ऐसे लर्न नहीं करते हैं, और नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशंस में हम लोग एरर स्पॉटिंग या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी टेस्ट दिए। टेस्ट में नो डाउट मेरी मिस्टेक्स होती थी। उसमें भी वो कैब ऐसी आती थी जो शायद मैंने कभी नहीं सुनी, या उसके ऑप्शंस में कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता था जो शायद मैंने कभी नहीं सुना। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी प्रैक्टिस की। बट जैसे सपोज अगर मुझे वॉइसेस नहीं आ रहे थे, मैंने पढ़ा था, बट अब थोड़ा सा वाइप आउट हो गया था, तो सिंपली वॉइसेस मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, वॉइस का एक प्लेलिस्ट निकाला, उसे पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी। तो पूरा सिलेबस ना कवर करने के बजाय सिर्फ जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी, वॉइस, नैरेटिव्स या फिर जो क्लॉजेस होते हैं, फिलर्स होते हैं, उनको मैंने कवर किया यूट्यूब से। ओके। और कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में कभी आपको दिक्कत आई है उसमें? कॉम्प्रहेंशंस में हॉलिस्टिकली तो नहीं आई, बट जैसे 10 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 8 इजी थे लगते थे मुझे, एक दो में तो मैं फंसती थी। ओके। और सारे चैप्टर में आप कुछ बुक लिस्ट बताना चाहेंगे जिसमें तो आपने मतलब कभी डाउट हुआ है, कभी प्रॉब्लम आई तो वहाँ से पढ़ा, या सिर्फ यूट्यूब पर ही आपने रिलाई किया? मैंने वैसे जब रेफर किया था कि मैं किन सोर्सेस को खुद को अपडेट कर सकती हूँ, तो मुझे नीतू मैम की बुक के बारे में पता चला था जो आती है। बट मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि यूपीएससी का प्रिपेयर कर रही थी। मेरा ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स था, ऑप्शनल करना, जीएस करना और फिर उसमें एसएससी करना, तो बल्कि कंपाइलेशन या कुछ ऐसी बुक में रेफर करने का मेरे पास टाइम नहीं था। और अगर आप शायद वापस से पूरा बेसिक से करती तो आपको 1 साल और लग जाता। मतलब 1 साल तो नहीं, बट हाँ, वो एक किसी किताब को पढ़ने में आपको 1 महीना तो देना पड़ता है, उसको पढ़ना, प्रैक्टिस करना, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ओके। और ये तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात। आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेने का क्या रीज़न रहा? लाइक आपके पास AAR 17 है, तो लगभग सारी पोस्ट आपको मिल रही होगी, आपको होम स्टेट में भी मिल रही होगी जी। तो इसका रीज़न क्या रहा आपका? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, पर कुछ चीज़ें अलग ही चार्मिंग लगती हैं। तो जैसे ME का ऑप्शन, कई टॉपर्स ME लेते थे। कई टॉपर्स लाइक लास्ट ईयर भी अराउंड 70% टॉपर्स ने इनकम टैक्स के लिए आउट ऑफ 100 रैंक ही चलता है, 100 सारी खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस तो क्लियर थे कि टॉपर्स ये लेते हैं, तो ये तो पता था कि इन 3 या 4 चॉइसेस में से मुझे कुछ लेना है, क्योंकि मुझे आगे भी प्रिपेयर करना था। तो ME मैंने नहीं ऑफ किया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी है और काफ़ी चार्मिंग जॉब भी है, तो हमेशा से ही उसके लिए मेरा एक इंक्लिनेशन रहा है। ओके। और आपको आगे प्रिपेयर भी करना है, तो इस वजह से उसमें काफ़ी टाइम भी मिल जाता है पढ़ने के लिए भी। ओके। और जैसे कि आप UPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके के साथ में SSC में कैसे आपने टैकल किया पूरी दोनों चीज़ों को साथ साथ में? जी। दिन को थोड़ा सा प्लान किया कि, और ये भी देखा था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने का नीड है। तो जैसे मेरा ऑप्शन मैथ्स है, तो मैंने सुबह उठ के मैथ्स अपना जो पढ़ना था वो पढ़ा। उसके बाद GS पढ़ना होता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि SSC और UPSC अलग अलग नहीं कर सकते, करना साथ में ही है। इधर भी GS करना है और UPSC के लिए भी मुझे जनरल स्टडीज़ को कंप्लीट करना ही था। तो मैंने फिर दिन का टाइम GS के लिए रखा। फिर मैं 2 बच्चों को पढ़ाया भी है मैंने साथ में, तो वो भी साथ में ही टाइम को मैनेज करते हुए मैंने रात का समय SSC के लिए दिया था। साथ में ही मैंने चलाया। बट जब मेरा एग्ज़ाम क्लोज था तो मैंने थोड़ा सा UPSC को हॉल्ट पे रखा था कुछ दिन के लिए। और जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद वापस रिज्यूम कर लिया था। और UPSC वाले जो भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनका SSC बैकअप प्लान होता है, तो ऐसा आपने कुछ सोच के प्रिपेयर किया था या आपने दोनों को पैरेलली सिर्फ पढ़ने का सोचा था? नहीं, मेरा भी एक तरीके से बैकअप प्लान ही रहा है, क्योंकि UPSC एक पूरा साल भर का एक जर्नी होता है, काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता है, काफ़ी रिस्क भी रहता है, श्योरिटी नहीं रहती है कि अपना अच्छा पेपर होने बाद भी। ओके। और आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या होता था? लाइक
24 आवर आप कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे देते थे? आप एसएससी को भी देते थे, यूपीएससी को भी देते थे? सो मैंने आफ्टर नवंबर ही एसएससी स्पेसिफिक पढ़ना चालू किया। उसके बाद तो जो एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट का एक शेड्यूल होता है जो अपने हिसाब से न्यूज़पेपर, जीएस ऑप्शन को सब्जेक्ट टाइम देते हैं और जो आंसर राइटिंग करते हैं, वो मेरा भी चल रहा था। जब एसएससी का नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम की डेट फाइनल हुई, तब से मैंने थोड़ा सा अपने डे को और मैनेज करना स्टार्ट किया। तो आपने वही जो शेड्यूल चल रहा था उसमें और स्टडी के लिए टाइम बढ़ाया या कुछ यूपीएससी वाले शेड्यूल को कम किया? उसी में ही मैंने इनकलकेट किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, काफ़ी भरा हुआ शेड्यूल था मेरा। उसी में ही मैंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। ओके, और क्या आपने किस मतलब कैसे कितना घंटे दिए और कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए भी? डेली का अपना अपना रहता था, क्योंकि हर किसी का डे अलग ही रहता है। तो ट्राई करती थी कि मॉर्निंग में अराउंड 3 आवर्स मैं पहले ऑप्शनल को थी मैथ्स के, और क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था। तो फिर और वो ऑप्शनल के लिए मैथ्स वहाँ भी आती है और एसएससी में आती है, वहाँ पे हायर मैथमेटिक्स होता है, बीएससी एमएससी लेवल हायर मैथमेटिक्स होता है, दोनों काफ़ी अलग है। तो डायरेक्ट मुझे हेल्प नहीं किया, बट एक आपका माइंड ऑल टाइम वर्किंग रहता है उससे मैथ्स। तो उस चीज़ के लिए एक्टिव रखा माइंड को मैथ्स में। फिर जीएस किया 2 से 3 घंटे जीएस किया दिन में। फिर एसएससी के लिए पढ़ा, और एसएससी के लिए जो चीज़ें मुझे नई पढ़नी होती थी या फिर जो चीज़ें पुरानी रिवाइज करनी होती थी, फिर वो मैंने शाम के समय की। ओके, और जैसा कि आपने बताया आप जॉब भी कर रहे थे जी, तो जॉब के साथ में आपने क्या भी ऐसा लगा नहीं कि जॉब छोड़ दूँ और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँ या एसएससी के लिए करूँ, या अभी ये तो शायद आपने अभी छोड़ी है? ऐसा जॉब मैंने 2 साल पहले छोड़ी थी। और उसके 2 साल पहले तक मैं 2 साल के लिए मैंने जॉब की थी। तो लगता तो था, हमेशा ही लगता था, एक फाइनेंशियल बैकिंग होती है तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस भी थे कि ऑलरेडी इतने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी 2-2, 3-3 सालों से लगे हैं उनके साथ कंप्लीट कैसे हो पाएगा। वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमेशा एडेड एडवांटेज पे होंगे। बट फिर लाइफ में डिसीजन भी लेना ही था, क्योंकि अगर वहाँ रहना है तो फिर वहाँ अच्छे से करना है, नहीं तो फिर अपने ट्रेजेक्टरी चेंज करनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि जहाँ मेरे को अपनी लाइफ को लेके जाना है, जिस डायरेक्शन में, उसके लिए डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट था। ओके, और आपने और कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया या दिया हुआ है जहाँ पे आप सिलेक्टेड हो ऑलरेडी? हाँ जी, तो मैंने एफसीआई मैनेजर के लिए एग्ज़ाम दिया था। उसके लिए सिर्फ 4 सीट्स थी। ओके, ऑल इंडिया वेस्ट में, हाँ जी, वेस्ट रीजन में। और उसका मेरा प्री और मेंस क्लियर हुआ था। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो आई एम होपिंग कि वहाँ भी मेरा रैंक लगेगा। ओके, आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपका हो ही जाएगा। और आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले एसएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी एक ही होती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, हम शायद फाइनल एग्जाम में भी नहीं लेके आएंगे। तो मुझे जो लगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी दिन गिरेंगे भी, किसी दिन किसी वीक आपका बहुत बुरा जाएगा, शायद आपके साथ वाले आगे निकल रहे होंगे, आपको बुरा लगेगा, बट छोड़ना नहीं है वो चीज़। अगर आप कुछ सोच के आए हैं तो आपको करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग सोचते हैं कि एसएससी बहुत टफ है या यूपीएससी बहुत टफ है, तो अगर एग्ज़ाम को बड़ा बना लेंगे तो टफ लगेगा। लाइक मैं यूपीएससी कर रही थी तो मुझे पता था कि एसएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने खुद को यही बोला कि एसएससी बहुत इजी है, एसएससी बहुत इजी है, हो जाएगा, और वो सच में हुआ। मतलब अगर आप ये सोच के जाएंगे कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है तो अंदर से एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन आउट हो जाएगी। जब बोलोगे एग्जाम इजी है तो अंदर से वो खुद पे मेंटल प्रेशर भी बना लेते हैं कि इतनी टफ एग्जाम है, कैसे होगी, इतना कंपटीशन है। ओके, और थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए, और आप उम्मीद करते हैं आपका यूपीएससी में भी होगा, फिर से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। और दोस्तों, ये थे आयुषी सानी, जिन्होंने अपने एसएससी की प्रिपरेशन के बारे में बताया, और काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। आप बिल्कुल इनकी पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे ही एसएससी की जर्नी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू।